सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं थर्सडे मर्डर क्लब के बारे में। ये कहानी है 4 रिटायर्ड एजेंट्स की जो हर एक थर्सडे को बैठते हैं किसी केस को सुलझाने के लिए। लेकिन अब तक जिस काम को ये लोग मजे के लिए कर रहे थे, एक ऐसा केस इनके सामने आता है जिससे इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक ओल्ड होम का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक एलिजाबेथ नाम की औरत को देखते हैं। एलिजाबेथ कभी MI6 की एजेंट हुआ करती थी, मगर रिटायरमेंट के बाद वो इसी ओल्ड होम में रहती है। और यहाँ पर इन लोगों ने एक छोटा सा क्लब बनाया है जिसका नाम है द थर्सडे मर्डर क्लब, जिसमें हमेशा बैठने के बाद ये लोग किसी पुरानी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज एलिजाबेथ के हाथ में एक फाइल है और एक मर्डर मिस्ट्री है, वो भी 1973 की। और उसके सामने उसके 2 साथी हैं जिनका नाम है रॉन रिची और इब्राहिम आरिफ। रॉन एक रिटायर्ड यूनियन लीडर है, वहीं इब्राहिम एक रिटायर्ड साइकेट्रिस्ट है। अब एक एक करके एलिजाबेथ पूरी कहानी बताना शुरू करती है कि आखिर 1973 में क्या हुआ था। 1973 में एक प्रेमी जोड़ा था जिनका नाम था एंजेला और पीटर। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक रात पीटर अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला से मिलने गया, तभी उसने देखा कि ऊपर से किसी ने उसे नीचे फेंक दिया। वो भाग करके जाता है एंजेला के पास तो देखता है कि उसके पेट में चाकू भी लगा है, यानी किसी ने जानबूझ के उसकी हत्या की है। पीटर भागने लगा उस कातिल के पीछे, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाया। तुरंत ही पुलिस वाले आए और उन लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। सबसे पहले एंजेला के घर की तलाशी ली गई ताकि ये बात पता लग सके कि जिस आदमी ने उसका मर्डर किया है क्या वो कोई चोर था, लेकिन घर से कोई भी चीज गायब नहीं थी। इसीलिए सारे लोग समझ गए कि ये एक मर्डर था। कहीं न कहीं शक की सुई अब पीटर पर भी गई थी, उससे भी पूछताछ हो रही थी, मगर एक वक्त के बाद पीटर भी गायब हो गया। तब पुलिस वालों ने पीटर का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया। तब उन्हें पता लगा कि पीटर पहले आर्मी में हुआ करता था, मगर एक ईद के दौरान उसके पैर पे गोली लगी। उसके बाद से उसे आर्मी से निकाल दिया गया और वो वापस आ गया। इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉन कहता है कि मेरे पास एक सवाल है। जब एंजेला ऊपर से गिरी और पीटर वहाँ पे पहुंच चुका था, तब वो उसे लेकर के हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? वो बच सकती थी। एलिजाबेथ कहती है कि रिपोर्ट के मुताबिक सबका मानना है कि एंजेला का बहुत सारा खून बह गया था, उसे कुछ भी करके बचाया नहीं जा सकता था। अब सारे लोग बैठ करके एक एक कड़ी से कड़ी को जोड़ने लगते हैं और अंत में इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि इन्हें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। इन्हें एक मेडिकल एक्सपर्ट चाहिए। इनकी बातें चली रही होती है, तभी अंदर जोइस नाम की एक औरत चली आती है जो इसी ओल्ड एज होम में रहती है। यहाँ आने के बाद वो कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि यहाँ पर कोई गेम हो रहा होगा। एलिजाबेथ कहती है कि थर्सडे को यहाँ पर गेम नहीं होता, हम लोग मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। तब जोइस मुस्कुरा करके जाने लगती है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ को एहसास होता है कि जोइस घबराई क्यों नहीं। उसने इतनी सारी तस्वीरें देखी जहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी, फिर भी वो हंस करके गई। तब एलिजाबेथ चली आती है जोइस से बात करने के लिए और उसे तस्वीर दिखा करके कहती है कि ये एक औरत की लाश है और चारों तरफ खून फैला हुआ है, मगर इसे देखने के बाद भी तुम घबराई क्यों नहीं? इस बात को सुनते ही जोइस कहती है क्योंकि पहले मैं नर्स हुआ करती थी, मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है। तब एलिजाबेथ को अच्छा लगने लगता है कि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट से बात कर रही है। तस्वीर दिखाने के बाद वो कहती है कि इस लड़की का नाम है एंजेला, ये दूसरी मंजिल से नीचे गिरी थी। तुम्हें क्या लगता है कि कितने देर तक ये जिंदा होगी और इसे बचाने के कोई चांसेस थे? जोइस कहती है कि इस लड़की का वजन कितना था? इब्राहिम कहता है 46 kg। जोइस कहती है तब इसे बचाया जा सकता था, नीचे गिरते ही इसकी मौत नहीं हुई होगी। एलिजाबेथ इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश होती है और जोइस को कहती है कि हम एक थर्सडे मर्डर क्लब चलाते हैं जहाँ पर हम ऐसी ही गुत्थियों को सुलझाते हैं, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगी? जोइस कहती है कि क्यों नहीं, ऐसे भी दिन भर मैं यहाँ पे बोर होती रहती हूँ, इसी बहाने कुछ काम की चीज हो जाएगी। तभी दूसरी तरफ हम योन नाम के एक आदमी को देखते हैं। योन बात कर रहा होता है अपने साथी बोगडम से। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि जिस जमीन पर अभी ओल्ड एज होम को बनाया गया है, जहाँ पर ये सारे लोग रह रहे हैं, वो जमीन योन की है और वो किसी भी कीमत पे उसे तोड़ना चाहता है ताकि जमीन पे उसका कब्जा हो सके। इन बातों को सुनने के बाद बोगडम कहता है कि अगर वो जमीन तुम्हारी है और इतने फायदे का सौदा है तो तुमने अब तक उस जगह पे कब्जा क्यों नहीं किया? योन कहता है अपने साथी की वजह से, जिसका नाम है टोनी। टोनी की आंटी रहती है उस ओल्ड एज होम में, इसीलिए वो कभी भी राजी नहीं हुआ उस जगह को तोड़ने के लिए। लेकिन अब मैंने पूरी योजना बना ली है, वहाँ पर खुदाई का काम होने वाला है, तुम जाकर के खुदाई का काम संभालो, बाकी आगे की चीजों को मैं देखता हूँ। तभी हमारे सामने ओल्ड एज होम का दृश्य आता है। यहाँ पर हम इन चारों को देखते हैं टोनी से बात करते हुए। बात करने के बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब जोइस पूछती है कि ये आदमी कौन है। एलिजाबेथ बताती है कि इसका नाम है टोनी, ये पार्टनर है योन नाम के आदमी का जो इस जगह का मालिक है, और अब वो फिराक में लगा हुआ है कि वो कैसे भी ओल्ड एज होम को तोड़ दे, मगर जब तक टोनी जिंदा है ये ओल्ड एज होम नहीं टूट सकता। इतने कहने के बाद ये लोग चले आते हैं क्लब के अंदर और एलिजाबेथ सारी बातें बताने लगती है जोइस को कि जब एंजेला की मौत हुई उस वक्त उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम है पीटर। सबको पता था कि पीटर एक वॉर वेटरन है, इसीलिए पुलिस वाले उसके खिलाफ सख्ती नहीं बरतते थे। मगर उसी वक्त एक डिटेक्टिव थी जिसका नाम था पेनी ग्रे, उसे पीटर पे शक था। वो डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना चाहती थी ताकि वो पीटर के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर सके, मगर डिपार्टमेंट ने उसे कभी भी मंजूरी नहीं दी और केस को बंद कर दिया। फिर कुछ वक्त के बाद पीटर गायब हो गया। इन सारी बातों को सुनने के बाद जोइस कहती है कि तुम्हें सारी जानकारियां कहाँ
कहाँ से मिलती हैं और ये केसेस कौन देता है तुम्हें। तब वो बताती है कि पेनी, जो एंजेला के केस को खुलवाना चाहती थी, उसी से हमें केसेस मिलते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसी ओल्ड एज होम में है। अब जोइस को भी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। एलिजाबेथ सीधा पहुंचती है पेनी के पास। यहीं पर हम पेनी के पति को देखते हैं जिसका नाम है जॉन। जॉन और एलिजाबेथ की बातों से हमें पता लगता है कि एलिजाबेथ का भी पति है जिसका नाम है स्टीफन, मगर उसे डिमेंशिया है जिसकी वजह से उसकी हालत दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। तभी अगले दिन यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम है डोना। वो कुछ नए रूल्स इन्हें बता रही है। रूल्स बताने के बाद ये आकर के बैठ जाती है एलिजाबेथ के साथ। ये सारे लोग खाना खाते हैं और आने लगते हैं बाहर। तब हम देखते हैं रॉन के बेटे को जिसका नाम है जेसन। जेसन देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसके साथ साथ वो पूरे शहर में मशहूर भी है। डोना थोड़ी देर बात करती है और जाने लगती है। उसके जाते समय एलिजाबेथ उसे देख करके कहती है कि इस लड़की को हमें अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ेगा, ये बहुत काम की साबित हो सकती है। तभी इनकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर योन भी आया हुआ है और योन की लड़ाई हो रही है टोनी के साथ। टोनी जब इनके पास आता है तो ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। टोनी कहता है कि योन की वही से वो तोड़ना चाहता है इस जगह को ताकि यहाँ पर महंगे अपार्टमेंट्स बना सके। रॉन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि अगर इस जगह को तोड़ना है तो सबसे पहले हम सारे लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी और हम में से कोई भी उसे मंजूरी नहीं दे रहा। इन बातों को सुनते ही टोनी कहता है कि इसी के लिए मैंने मीटिंग रखी है कल। दूसरे दिन मीटिंग की शुरुआत होती है और यहाँ पर योन आता है। वो सारे लोगों से कहता है कि आप लोगों में से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब ये जगह टूटेगी तब मैं आप लोगों को दूसरी जगह दे दूंगा। मगर इस बात को सुनने के बाद ये सारे लोग कहते हैं कि हम तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं देंगे। योन कहता है कि मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग सिर्फ अपना काम खराब करेंगे। कल से यहाँ पर खुदाई वाले आने वाले हैं। इतना कह के वो जाने लगता है। उसके जाने के बाद टोनी भी चला आता है घर पे, मगर अंदर आते ही एक आदमी उस पर हमला करता है और मार देता है टोनी को। अब पूरे शहर में इस मर्डर की खबर फैल चुकी है। पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात की शुरुआत कर दी। रेडियो पर जैसे ही यह खबर जोइस को सुनाई पड़ती है वो भाग करके आती है एलिजाबेथ और बाकी लोगों के पास। इस खबर को सुनने के बाद ये लोग भी हैरान है। ये भी जानना चाहते हैं कि मर्डरर कौन है, मगर इनके पास कोई भी लीड नहीं है। एलिजाबेथ कहती है कि पुलिस वालों ने अब तक सस्पेक्ट की लिस्ट बना ली होगी। अगर किसी भी तरीके से वो लिस्ट हमारे हाथ लग जाए तो हम भी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। अब ये लोग अपनी प्लानिंग की शुरुआत कर देते हैं कि कैसे भी ये लोग डोना तक पहुंच सके। सबसे पहले इब्राहिम कॉल करता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि मेरा एक साथी है रॉन, वो टोनी के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है। इसी बीच जोइस और एलिजाबेथ पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और डोना से मिल करके कहते हैं कि क्या तुम हमें बता सकती हो सस्पेक्ट की लिस्ट के बारे में। तब डोना कहती है कि मैं उस केस में शामिल ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर एलिजाबेथ कहती है कि अगर मैं तुम्हें केस में शामिल करवा दूं तब क्या तुम जानकारियां हमारे साथ साझा करोगी। डोना कहती है कि हाँ, हमेशा से मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी थी। एलिजाबेथ तुरंत कॉल करती है इब्राहिम के पास और उसे कहती है कि अपने काम को शुरू करो। तभी यहाँ पर आता है ऑफिसर क्रिस जो कि इंचार्ज है टोनी के केस का और यही इनकी प्लानिंग थी। इसीलिए इब्राहिम ने उसे कॉल किया था और बोला था कि रोन को पता है टोनी के बारे में। अब जैसे ही क्रिस टोनी के पास आता है, टोनी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। कल यहाँ पर एक लड़की आई थी, मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा कि मैं क्या जानता हूँ। तब इब्राहिम क्रिस को कहता है कि आपको उस लड़की को बुलाना चाहिए। क्रिस कहता है कि वो लड़की हमारे केस से नहीं जुड़ी है। इब्राहिम कहता है तब उसे जोड़ो क्योंकि ये आदमी बहुत ही जिद्दी है। इस बात को सुनने के बाद क्रिस मान जाता है और पुलिस स्टेशन आने के बाद डोना को कहता है कि अब तुम भी इस केस में शामिल हो, जाकर के लोगों का बयान लेना शुरू करो। दूसरी तरफ एलिजाबेथ आती है जोइस के पास और कहती है कि अपनी बेटी से कांटेक्ट करो, मेरे हाथ यहाँ का अकाउंट्स लगा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जोइस कहती है कि ठीक है, मैं सारी जानकारियां मंगवाती हूँ, तुम मुझे फाइल भेजो। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस और डोना को देखते हैं जो इधर ही आ रहे हैं। क्रिस कुछ तस्वीरें दिखाता है डोना को। डोना जैसे ही तस्वीर देखती है उसे टोनी के साथ एक आदमी नजर आता है जिसका नाम है बॉबी। डोना कहती है कि आदमी एक गैंगस्टर है जिसे डिपार्टमेंट वाले ढूंढ रहे हैं। तभी वो शीशे में एक और आदमी को देखती है जिसका शीशे में सिर्फ टैटू नजर आ रहा है, उसका चेहरा नहीं। वो कहती है कि यानी तीसरा आदमी भी मौजूद था जब इस तस्वीर को खींचा गया। इसी बीच जोइस की बेटी रिपोर्ट भेज देती है। रिपोर्ट के अनुसार अगर टोनी की मौत योन से पहले हो जाती है तो योन को 12 मिलियन पाउंड्स मिलने वाले हैं। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग बहुत चक्का रह जाते हैं। तभी यहाँ पर क्रिस और डोना आ जाते हैं। क्रिस कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ। रॉन उससे कहता है कि मैंने योन और टोनी को लड़ते हुए देखा था पैसों के लिए। तभी एलिजाबेथ उसे पीडीएफ दिखाती है और कहती है कि टोनी के मरने से सिर्फ और सिर्फ योन का फायदा है, उसे अब 12 मिलियन पाउंड्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा मुझे ये बात भी पता लगी है कि इस ओल्ड एज होम के सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 मालिक हैं, मगर तीसरा कौन है कोई नहीं जानता। इन चीजों को देखते ही क्रिस कहता है कि ये पीडीएफ मुझे दो। एलिजाबेथ कहती है कि पहले मुझे बताओ कि टोनी की मौत कब हुई थी। तब क्रिस कहता है कि 11:48 पे। इस बात को
सुनने के बाद वो पीडीएफ दे देती है क्रिस को। क्रिस जैसे ही नीचे आता है उसकी मुलाकात होती है जेसन से, तब वो उसके साथ फोटो खिंचवाने लगता है। इसी बीच डोना की नजर पड़ती है जेसन के टैटू पे, वो बहुत चक्का रह जाती है। रास्ते में आते समय वो क्रिस से कहती है कि फोटो में मैंने जिस टैटू को देखा था वही टैटू मैंने जेसन के हाथ पे देखा, यानी वो भी मिला हुआ है इन सारी चीजों में। ये लोग अब सीधा पहुंच जाते हैं योन के घर पे और उससे कहते हैं कि इस फोटो में जो शख्स है वो कौन है। तब योन कहता है कि इसका नाम बॉबी है और यही है तीसरा मालिक ओल्ड एज होम का, लेकिन किसी को पता नहीं कि अब ये कहाँ पे है। इस बात को सुनने के बाद ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम पहुंच जाता है टोनी के घर पे और सारी चीजों को देखने के बाद कहता है कि योन ने नहीं मारा टोनी को, क्योंकि ओल्ड एज होम से यहाँ आने के सफर में जितना टाइम लगता है उससे 7 मिनट पहले ही मौत हो चुकी थी टोनी की। तभी लोग तुरंत ये बात बता देते हैं डोना को और डोना बताती है क्रिस को, मगर क्रिस को भरोसा नहीं होता। वो डोना से पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। डोना कहती है कि ओल्ड एज होम में जितने भी लोग हैं वो सारे रिटायर्ड जासूस हैं, उन लोगों ने मुझे ये बात बताई, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तभी क्रिस की एक टीम आकर के सेम बात कहती है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी यही बात सामने आई है। तब से क्रिस को भरोसा हो जाता है डोना की बातों पे। रात में डोना कॉल करती है बात करने के लिए एलिजाबेथ के पास कि वो उसे कुछ और जानकारी दे सके। तभी एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें क्या पता लगा है। डोना बताती है कि मेरे पास एक तस्वीर आई थी जिसमें मैंने टोनी के साथ बॉबी को देखा और वहाँ पर एक और आदमी था जिसके हाथ के टैटू को मैंने देखा, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉन का बेटा जेसन है। लेकिन अब एलिजाबेथ कुछ बोल पाती उससे पहले उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो अंदर आकर के छुप जाती है कब्रिस्तान में, मगर फिर भी वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पास आकर के कहता है कि जो भी तुम कर रही हो उसे करना बंद कर दो। तब एलिजाबेथ सीधा पहुंचती है पेनी के पति जॉन के पास और उसे पूरी बात बताती है। जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि योन ने किसी और को भेज करके मरवाया है टोनी को। तब एलिजाबेथ बताती है कि मुझे लगता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जेसन है। मशहूर होने से पहले जेसन काम किया करता था टोनी और योन के लिए और फोटो में हमने उसके हाथ के टैटू को भी देखा है। मुझे बस इस बात को प्रूफ करना है। इतना कह के वो चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए हैं। उन्हें पता है कि योन यहाँ पर आता ही होगा। जैसे योन यहाँ पे आता है वो बोगडन को कहता है कि तुम पीछे के रास्ते से जाओ और खुदाई शुरू कर दो। फिर वो दरवाजे पर आकर के सबसे लड़ने लगता है और बोगडन पीछे खुदाई कर रहा है। तभी एलिजाबेथ उसे देख लेती है और बोगडन के पास जाकर के कहती है कि तुम्हें पैसे दिए थे योन ने मारने के लिए टोनी को। वो कहता है कि तुम क्या बक रही हो, मैं कभी किसी को मार नहीं सकता। फिर एलिजाबेथ चली आती है दरवाजे पे। योन परेशान हो गया है सबकी बातों से, वो यहाँ से भागने लगता है। तभी जमीन पे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जोइस आती है उसके पास और सबको बताती है कि योन की मौत हो गई। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती। जब ये लोग शाम को बैठे होते हैं तभी एलिजाबेथ बताती है कि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है और डोना ने बताया कि किसी ने ड्रग का इंजेक्शन दिया था योन को, उससे उसकी मौत हुई है। ये केस ऐसे ही उलझते जा रहा है। एलिजाबेथ कहती है कि इस गुत्थी को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है और वो है बॉबी, जो आखिरी मालिक है इस ओल्ड एज होम का। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जिसके पास डोना और क्रिस पहुंच जाते हैं। वो उससे सवाल जवाब करते हैं, फिर पूछते हैं तस्वीर दिखा करके कि क्या तुम बॉबी को जानते हो। तब जेसन कुछ नहीं बताता। इस बात को सुनने के बाद क्रिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जब अपने पति के पास आती है तो देखती है कि बोगडन यहीं पे बैठा हुआ है। वो जाते समय एलिजाबेथ को कहता है कि रात को मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम रॉन और इब्राहिम को देखते हैं जिन्हें पूरा भरोसा है कि ओल्ड एज होम के किसी सदस्य ने ही मारा है योन को। वो उसी का पता लगा रहे हैं। तभी रॉन के पास कॉल आता है कि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ पहुंचती है कब्रिस्तान में मिलने के लिए बोगडन को। बोगडन एक कब्र खोदता है और कहता है कि मैं इसकी खुदाई कर रहा था। तब मुझे 2 कंकाल नजर आए, एक ताबूत के अंदर और एक ताबूत के बाहर। एक कब्र के अंदर 2 कंकाल कैसे हो सकते हैं, यानी किसी ने मर्डर करने के बाद लाश को छुपाया है यहाँ पे। इस चीज को देखने के बाद एलिजाबेथ भी बहुत चक्का रह जाती है और तुरंत बुलाती है पुलिस वालों को। वो कंकाल को लेकर के चले जाते हैं ऑटोप्सी के लिए और ऑटोप्सी की खबर आने के बाद इन्हें पता लगता है कि दूसरा कंकाल किसी और का नहीं बल्कि पीटर का है। जैसे ही एलिजाबेथ पीटर का नाम सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही पीटर है जो 1973 में गायब हुआ था। यानी कि 1973 का केस अभी भी पूरी तरीके से सोल्व नहीं हुआ है। दूसरी तरफ रॉन पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन अपने बेटे को बचाने के लिए। क्रिस कहता है कि तुम्हारा बेटा कुछ छुपा रहा है। रॉन कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो क्रिस को बता दो ताकि मैं तुम्हें घर लेकर के जा सकूं। जेसन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, जबकि टोनी की मौत हुई उस वक्त मैं योन की पत्नी के साथ था। इतना कहने के बाद वो फोन में तस्वीर दिखाता है और कहता है कि नीचे तुम लोग देख सकते हो टाइम और डेट, यानी जेसन का अफेयर चल रहा है योन की पत्नी के साथ। इन चीजों को देखने के बाद जेसन को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो डोना को लेकर के आती है फूलों की दुकान में। डोना उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। एलिजाबेथ बताती है कि रात में मेरे पास एक बुके आया था जिसमें वार्निंग मिली हुई थी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रही हूँ उसे बंद कर दूं। उसके हाथ में अभी भी वो कार्ड है। वो कहती है कि फूल बहुत ही ज्यादा ताजा थे और ताजा फूल तभी आते हैं जब एकदम बगल से आते हैं और ओल्ड एज होम के एकदम करीब यही मार्केट है। वो कार्ड से दुकान के बोर्ड को मैच करवाने लगती है। फाइनली उसे दुकान मिल जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसती है उसकी नजर पड़ती है बॉबी पे। तब वो आश्चर्यचकित रह जाती है। बॉबी कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम अब तक आई क्यों नहीं।
नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर पुलिस वालों से लगता है। इतने सालों से मैं गायब हो चुका हूँ और सुकून की जिंदगी बिता रहा हूँ, कोई भी पुलिस वाला मेरे पीछे नहीं आता, मगर जब से तुमने गड़े मुर्दों को उखाड़ना शुरू किया है, मैं समझ गया हूँ कि पुलिस वाले कभी भी मेरे दरवाजे पे आ सकते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि जब टोनी और यॉन की मौत हुई तब तुम कहाँ पे थे? बॉबी कहता है कि मैं अपनी दुकान पर ही था और प्रिंस के बर्थडे की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर गुलदस्तों को बना रहा था। इन बातों को सुनने के बाद एलिजाबेथ डोना को कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इस आदमी से कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ हम बॉगडन को देखते हैं जो फिर से स्टीफन के साथ शतरंज खेल रहा है। स्टीफन कहता है कि सबको लगता है कि मैं चीजें भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादातर चीजें याद रहती हैं। एलिजाबेथ मुझे सब कुछ बताती है और सारी बातों को सुनने के बाद मैं जानता हूँ कि तुमने ही टोनी को मारा है। इस बात को सुनते ही बॉगडन कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा है, मगर मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। दूसरी तरफ एलिजाबेथ बॉबी को कहती है कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही फूलों की दुकान में तुम शांति की जिंदगी बिताओ तो तुम्हें उस ओल्ड एज होम को बेचना पड़ेगा और मैं बताऊंगा कि किसे बेचना है, और इसके बदले में मैं तुम्हारे राज को हमेशा राज रखूंगी। बॉबी भी मान जाता है। एलिजाबेथ जाने लगती है, मगर जाते समय वो दुकान को देख करके कहती है कि इतने बड़े दुकान का मालिक तुम अकेले नहीं हो सकते, तुम्हारा पार्टनर कौन है? बॉबी कहता है कि मेरा पार्टनर टोनी ही था। इस दुकान पे काम करने के लिए हमेशा ही मजदूर आते हैं। सबसे पहले हम उनका पासपोर्ट ले लेते थे ताकि वो लोग बीच पे काम छोड़ करके ना भागे। जैसे ही काम पूरा होता था मैं उन्हें पासपोर्ट दे देता था, मगर टोनी इस मामले में बहुत ही टेढ़ा आदमी था। वो पासपोर्ट लेता तो था मगर कभी भी वापस नहीं करता था और उन लोगों से काम करवाता था ओल्ड एज होम में। इस बात को सुनते ही एलिजाबेथ को याद आता है कि एक बार उससे बॉगडन ने कहा था कि उसका पासपोर्ट उसके मालिक ने ले लिया है और बॉगडन अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। अब एलिजाबेथ को पूरी बात समझ में आ जाती है कि बॉगडन ने ही मारा है टोनी को। दूसरी तरफ हम बॉगडन को देखते हैं जो स्टीफन को पूरी सच्चाई बता रहा है कि वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए गया हुआ था टोनी के घर पे। इसी बीच उनके बीच लड़ाई हो गई और गलती से टोनी की मौत हो गई। बॉगडन जानता है कि स्टीफन को डेमेंशिया है, वो तुरंत इन चीजों को भूल जाएगा, मगर इसी बीच एलिजाबेथ भागती हुई आती है यहाँ पे। उसे पता है कि बॉगडन हमेशा ही शतरंज खेलता है स्टीफन के साथ। अंदर अब पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो लोग पकड़ लेते हैं बॉगडन को, मगर बॉगडन मुकर जाता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। उसे ये बात पता नहीं है कि एलिजाबेथ ने गुत्थी को सुलझा लिया है। उसे लगता है कि स्टीफन ने सबको बताया है। फिर वो चिल्ला करके कहता है कि इस आदमी को डेमेंशिया की बीमारी है, इसने जो कुछ भी बोला है वो झूठ है। जैसे एलिजाबेथ इस बात को सुनती है वो समझ जाती है कि स्टीफन और बॉगडन ने इस बारे में बात किया है। वो तुरंत स्टीफन का टेप रिकॉर्डर निकालती है और जैसे ही प्ले करती है सारे लोगों के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। एलिजाबेथ सबको बताती है कि स्टीफन अपने पास हमेशा ही एक टेप रिकॉर्डर को रखता है ताकि वो बातों को भूल ना जाए। अब टोनी मर्डर केस सुलझ चुका है। पुलिस वाले बॉगडन को लेकर के चले जाते हैं, मगर अभी भी बहुत सारे राज से पर्दाफाश नहीं हुआ। रात में एलिजाबेथ 1973 वाले फाइल्स को देख रही होती है, तभी उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आती है जिसे देखने के बाद वो चौंक जाती है और भागती हुई जाती है पेनी के पास जहाँ पर जॉन भी बैठा है। वहाँ जाते ही कहती है कि पेनी ने ही मारा है पीटर को। उसे सच्चाई पता लग गई थी कि पीटर ने ही अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला को मारा था और वो सारी कहानी झूठ बता रहा था। और जैसे ही उसने पीटर को मारा वो जॉन की तरफ इशारा करके कहती है कि तुमने अपनी पत्नी को बचाने के लिए पीटर की लाश को ला करके दफना दिया यहाँ पे। जॉन कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? वो बताती है कि मेरे हाथ पुरानी तस्वीरें लगी, जिन तस्वीरों में मैंने पेनी को देखा है। हर एक तस्वीर में पेनी बहुत ही अलग तरीके से देख रही है पीटर को, और वो ऐसा तभी करती है जब उसे किसी पे शक हो और अपने आप पे पूरा भरोसा हो। पेनी की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि पीटर एक वॉर वेटरन है। तब पेनी ने निश्चय किया कि वो खुद सजा देगी पीटर को और उसने उसे मार दिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जैसे ही जॉन को ये बात पता लगी कि यॉन यहाँ पे खुदाई के लिए आ रहा है, जॉन ने ड्रग वाला इंजेक्शन दिया यॉन को, जिससे उसकी मौत हो गई। एलिजाबेथ ड्रॉअर के अंदर से उन सारे इंजेक्शंस को भी बाहर निकालती है। जॉन सारी बातों को कबूल कर लेता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ अकेला, उसके बाद तुम पुलिस वालों को इत्तला कर देना। पेनी ने बहुत सालों से अपनी आंखें तक नहीं खोली है और मैं भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में पेनी के अलावा कोई नहीं है और इससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। एलिजाबेथ बाहर चली जाती है सारे लोगों को लेकर के। उसे पता है कि जॉन क्या करेगा, वो एलिजाबेथ को भी इंजेक्शन लगाएगा और अपने आप को भी, और यही शायद उनके लिए ठीक भी है ताकि ये सच्चाई बाहर ना आए और वो अच्छे इमेज के साथ मर सके। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की मौत हो गई है और उनके फ्यूनरल में सारा का सारा ओल्ड एज होम आया हुआ है। किसी को भी सच्चाई पता नहीं है सिवाय इन चारों के। सब उन्हें अच्छे से अलविदा कहते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।